हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने हो जा रहे हैं कि एनसीईआरटी की 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट उसका अध्याय जो फर्स्ट चालू है अपना सौर मंडल में पृथ्वी। पहले मैंने जो हिस्ट्री के 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी की जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो क्लास आप देख लीजिए और अपने जो सीटीडी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हमें करनी है। तो चलो आज देखने जा रहे हैं हम सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो है हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या क्या आता है, बुध, शनि, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बृहस्पति, इसके बारे में हमें जानकारी इस अध्याय में देखना है। तो चलो तो हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप जाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट में चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आओ तो कुछ करके सीखें। हम चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो, हम जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात कब देख सकते हैं, पूर्णिमा, और 1 महीने में एक ही बार दिखाई देगी। और अगर नए चंद्रमा के अगर हमें देखना है तो ये रात्रि अमावस्या से हम देखेंगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा एवं सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। उसे क्या कहता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड उसे कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तारा उस खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंतिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये तो हमने देखा ही है। रात्रि में आसमान की तारे देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या? रात्रि के समान जो हम तारे देखते हैं, विभिन्न समूहों द्वारा जो बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई देती है तारों की, उसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या और बिग बियर ये इसी तरह का नक्षत्र मंडल है, जो तारों से अलग अलग विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों से वे हमें दिखाई देते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
किसका भाग है? 7 तारों का जो भाग है सप्तऋषि, वो किसका भाग है? अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा या का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा जो रहता है उत्तर दिशा में रहता है और उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगर सप्तऋषि है और ये ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, और ये सप्तऋषि है जो एक ही जगह में ये 7 तारे हैं और ये ध्रुव तारा है। तो हमें इससे पता लगता है कि हम कौन से दिशा में हैं। इस तारे से हमें पता लगता है और उनकी जो दिशा है वो कभी भी वो बदलते नहीं है, वो एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्रों में हमने देखा, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाए जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों ने अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय जो पिंड रहती है तो उनका प्रकाश नहीं रहता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। उनकी खुद की कुछ प्रकाश उनका नहीं रहता है, वो तारों की वजह से वो चमकते हैं यानी प्रकाशित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, उसे क्या कहा जाता है? प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है। जो ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से प्लैनेट ये शब्द तैयार हो चुका है। इसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लैनेट का अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस तरह पर, प्लैनेट का अर्थ क्या है? चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। वो क्या है? पृथ्वी जो है वो क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो सूर्य जो है वो तारा है, लेकिन वो अपने पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम पृथ्वी से अगर वो बहुत लंबे दूर तक जाए, जैसे कि चंद्रमा है, उसी तरह अगर वो दूर जाए तो हमें वो चमकती हुई प्रतीत होगी। अभी कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियों है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। उन जो छल्ले हैं वो छल्ले को हम दूरबीन की सहायता से देखे जा सकते हैं। हमें वो छल्ले अभी हमें देखना है शनि, यूरेनस, बृहस्पति। अभी हम देखेंगे बुध। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए उसे 88 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूमने पर घूर्णन 59 दिन लगते हैं उसे। फिर हम देखेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 255 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने से 343 दिन उसे लगते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उसे 365 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने के लिए उसे एक दिन। चंद्रमा की अक्ष का संख्या 1 और मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए मंगल को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए
87 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 1 दिन लगता है। चंद्रमा की संख्या 2। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 29 साल 5 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा जो है वो क्या है, अपना जो पृथ्वी है वो ग्रह है और चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वो जो है यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और उसके चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जो हमारी जो पृथ्वी है इसी तरह और 7 ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौर मंडल। अभी सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों को हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जो प्लस लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। और जॉइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं किस तरह वो खोजने में कामयाबी हो रहे हैं और उनके पीछे ही लगे हैं उसे जानने के लिए। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना, लेकिन वो क्या है, स्थित है। वो कभी भी कहीं भी हिलेगा नहीं। जैसे कि पृथ्वी अपने परिभ्रमण करती है, लेकिन सूर्य एक ही जगह पर एक गैसों के कारण वो गर्म है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांध रखता है। इसका जो खिंचाव है बल है इससे क्या हुआ है तो सौर मंडल को वो बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से नज़दीक के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये जो यम यानी ये YMVEMJSUV ये जो है हमारे अंग्रेजी के अनुसार ग्रहों को नाम याद रखने का आसान तरीका है। सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। उसे जो
दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए है, इसे क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य से के सबसे नज़दीक है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर बुध को चक्कर लगाने के लिए 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। किसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौन ग्रह कहा जा सकते हैं। बौने ग्रह कहा जा सकता है। किसे? प्लूटो को बौने ग्रह कहा जा सकता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी से के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी से के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण किसी की इसके आकार को भी भू आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आप इसे कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। भू आप का मतलब है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी पर पानी के कारण वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए कितनी? 2/3। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो उसका व्यास है ये पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमें नज़दीक होने के कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो हमारे पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से एवं सूर्य एवं चंद्र की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। अभी सूर्य हमारे से 15,000 किलोमीटर दूर है और जो चंद्रमा है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार चंद्रमा हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। उपग्रह का मतलब क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह मानव निर्मित जो उपग्रह है जो वे क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, A2सैट इत्यादि है। जो ये हम देख रहे हैं सब क्या है? तो मानवीय उपग्रह है। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? तो पूरे मानवीय उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर
लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में हम यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। पर चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ है वहाँ पे जीवन की अनुकूल स्थिति नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह? मंगल और एवं बृहस्पति की कक्षाओं में। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान या वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। उल्कापिंड से क्या होता है? उल्कापिंड का मतलब है छोटे छोटे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहलाते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। उनकी प्रवृत्ति जो होती है कभी कभी वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी वो क्या होता है, घर्षण होने से, वायु के घर्षण होने के गर्म होकर वो जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर ही गिर जाता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। हमारा सौर, उसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। इस पट्टी को कहा जाता है आकाशगंगा। मिल्की वे भी उसे कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इस तरह हमने देखा कि सौर मंडल में पृथ्वी किस तरह हम इस पृथ्वी का हिस्सा, इस सौर मंडल का हिस्सा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये CET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, अगर इससे आप पसंद करते हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।